हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो, आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी बहुत सारे स्कूलों में एग्ज़ाम चल रहे हैं, एक दो स्कूलों में एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम इस मैथ्स के सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में क्या है खास, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज करा रहा हूँ, जिसमें हम 2 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें पार्ट 1 में हमने एमसीक्यू और 1 मार्क के क्वेश्चन किए, और सेकेंड वीडियो में हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन किए, थर्ड वीडियो में हमने 3 मार्क्स के क्वेश्चन किए। और उसी सीरीज में आज मैं लेकर आया हूँ इसका 4th पार्ट, जिसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके लिए 4 मार्क के क्वेश्चन। और इसमें मैंने जैसे बताया है टोटल 14 क्वेश्चन है, 7 का कहते हैं कॉम्बिनेशन है, यानी 2023-24 के 7 क्वेश्चंस और 24 और 25 के 7 क्वेश्चन, तो टोटल 14 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो मेरा जैसे मैंने हमेशा बोला है कि जब हम शुरुआत करते हैं क्लास की, तो आपको क्या करना है, एक कॉपी और एक पेन दोनों को लेके बैठना है, क्योंकि सिर्फ हमको समझना ही नहीं, हमको नोट डाउन भी करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द गिवन इक्वेशन। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमको इस t की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, मैं कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जो आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखो, इस इक्वेशन में ये आपका क्या है, LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका क्या है, RHS है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को एक साथ सॉल्व करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए, यहाँ जो ये ब्रैकेट है, यहाँ जो ब्रैकेट है, यहाँ जो ब्रैकेट है, यहाँ हम इसको ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। इसी तरह हम यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ अगर आपसे गलती हो गया तो फिर आपका टाटा बाय बाय हो गया। तो बड़ा ध्यान दीजिएगा और मैं आपको समझाता हूँ कि हम इसको कैसे ओपन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखो, जब हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं t+5, तो यहाँ ब्रैकेट से पहले क्या है भाई, माइनस साइन है। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के जो भी साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे t, ये हो जाएगा -t, एंड देन माइनस, और यहाँ प्लस है तो क्या बन जाएगा, -5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ है -5, तो -5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा भाई, -5। और इसी तरह -5 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -5 इंटू -2 ये हो जाएगा +10t। और यहाँ पे क्या रूल लग रहे हैं, इंटीजर का, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए हमने तो LHS ओपन कर लिया, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, RHS को ओपन करेंगे। तो ये 2 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस। ठीक है, और इस 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 4t से करेंगे तो कितना आएगा, 8t। राइट, इसी तरह हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो -3 इंटू टी, दैट इज -3t, और ये -3 इंटू -4 क्या हो जाएगा, +12। तो आप देखिए, कुछ इस तरह से हमने LHS और RHS ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देखो, इसमें ये है t, ये है +t और ये -t। तो ये +t और -t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू रूल है। ठीक है, और ये जो -5 और -5 है, अगर हम इसको ऐड करें अकॉर्डिंग टू इंटीजर तो ये आ जाएगा -10। करेक्ट, और यहाँ आपका क्या बच गया, +10t। करेक्ट, चलिए अब हम इधर बढ़ते हैं RHS की ओर। तो जरा यहाँ से देखिए, ये +6 है, ये +12 है, कितना हो जाएगा भाई, +18, और ये +8 है, -3t है, तो क्या हो जाएगा, ये +5t। करेक्ट, समझ में आ रहा है ना, एकदम धीरे धीरे बड़ा प्यार से, और हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उसको अरेंज करेंगे, या तो LHS में या तो RHS में। करेक्ट, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 10t है और 5t है इसको मैं LHS में ले लेता हूं, तो मैं यहां लिखूंगा 10t
और जब मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा -5t। करेक्ट। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब कांस्टेंट टर्म को अरेंज करेंगे, तो 18 और इधर -10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +10। करेक्ट, ये रूल है, आपने पढ़ा है। अब ये 10t - 5t, अब 10 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई 5t आ जाएगा। और 18 और 28 और 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 28। और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 28/5। ये आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर ये होगा, t की वैल्यू हो जाएगी 28/5। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो LHS कर लीजिए एक पार्ट में, फिर RHS, फिर LHS इक्वल्स टू RHS करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं कि पहले आप LHS सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहां तक ले आइए 5t तक, फिर आप RHS सॉल्व कर लीजिए, तो कहां तक आ जाएगा आपका ये आ जाएगा। और फिर दोनों को हम LHS इक्वल टू RHS करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और पहला क्या तरीका मैंने बताया, हम एक साथ भी चल सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सर्कमफेरेंस, यू नो ना सर्कमफेरेंस, द बाउंड्री ऑफ द सर्कल कितना दिया है भाई 264 दिया है। करेक्ट। और हमको क्या करना है, उस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेंसुरेशन चैप्टर का है और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा फॉर्मूला याद है, लॉजिक याद है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चों मैं इसको आपको सॉल्व करवाता हूं। तो देखो इस क्वेश्चन में भाई क्या है, सर्कमफेरेंस कितना दिया है 264 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, सर्कमफेरेंस क्या होता है, आपको ये पता होगा कि भाई ये हमारा क्या है सर्कल है और ये सर्कल की पूरी बाउंड्री है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पेरीमीटर। इस पेरीमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो ये टोटल बाउंड्री या टोटल पेरीमीटर दिया है 264 और हमको क्या कैलकुलेट करना है एरिया। तो एरिया कैलकुलेट करने से पहले हमको इस सर्कल का क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। और रेडियस आपका इस फॉर्मूला से आ जाएगा। अब बताओ आप लोग सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2πr। तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे 2πr। करेक्ट, ये हो जाएगा 264। राइट, आप चाहें तो सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। तो एक बात बताओ, ये जो 2π है, तो 2π का मतलब होता है 2 into पाई की वैल्यू पता है कुछ 22/7 होती है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे 22/7 इनटू ये हो गया आपका रेडियस इक्वल टू 264। करेक्ट। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा 44/7 इंटू आर मीन्स रेडियस, दैट क्या हो जाएगा भाई 264 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना है, इस 7 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 44 इंटू आर इक्वल टू 264। राइट, और यहाँ क्या हो जाएगा इंटू 7। अब हम इस 44 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ इंटू है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 264 इंटू 7/44। अब चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। मैं तो बड़ा प्यार से समझाता हूँ यार तुम लोग को, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और इधर से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, देन 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कितना आएगा, रेडियस आ जाएगा आपका 42। करेक्ट, 6 7 जा 42 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस हो गई। करेक्ट है बच्चों। तो ये तो रहा हमारा पहला पार्ट। तो हम कुछ इस तरह से क्या फाइंड आउट कर लिए, रेडियस। अब हमारा रेडियस आ गया। करेक्ट, अब हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, डू यू नो, दैट इज πr²। यही फॉर्मूला है सर्कल के, जो सर्कल है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है πr², दैट इज स्क्वायर यूनिट। राइट, अंडरस्टूड। बस वैल्यू पुट कर लो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अब एक चीज बता रहा हूं, यहां क्या लिखा है r²,
तो आर स्क्वायर का मतलब हो गया 42 का स्क्वायर, 42 स्क्वायर, देन इक्वल टू 22/7 इनटू, वी कैन राइट 42 इनटू 42। एक चीज बता रहा हूं, यहां पे इसको 42 मल्टीप्लाई करके मत लिखना, इसको ऐसे लिखना, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये 7 के टाइम 6 टाइम्स में कट गया, तो ये कितना आ गया 22 इंटू 6 इंटू 42। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं आपके लिए कर देता हूं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले देखिए यहाँ पे 22 इंटू 6, देखो बेटा बहुत प्यार से पढ़ना है, बहुत धीरे धीरे ना। 6 2 जा क्या हो गया 12, कैरी 1, 6 2 जा 12, 113, 132। और जब हम 132 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 42 से करेंगे, तो देख लीजिए क्या आ रहा है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, करेक्ट। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 1 जा 4, 1 5, तो 528। तो ये हो गया आपका, अगर हम इसको ऐड करें तो ये हो गया 4 6 8 14, कैरी 1 5, ये हो जाएगा 5544, दैट मीन्स 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। तो कितना प्यारा आंसर क्वेश्चन है ना। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करते हैं तो आसानी से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा आपका ध्यान और थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आपको मैंने बताया कि टोटल हमको कितने करने हैं 12 करने हैं। 2 हो गए, अब 10 बजते हैं, 10 बज गए हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। हाँ ये याद रखना वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लें तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on selling a cycle for rupees 9449, not 99, 9449, a salesman gain 1/10 of its cost price. Find the cost price of the cycle. तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मान लो मैं क्या हूं, एक सेल्समैन हूं, आई एम अ सेल्समैन, और मैं क्या कर रहा हूं, एक साइकिल को बेच दिया। तो मैंने साइकिल को कितने में बेचा भाई 9449 में, तो ये अपना क्या हो गया सेलिंग प्राइस। और जब मैंने उसको बेचता हूं तो मेरे को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, डायरेक्ट नहीं दिया है। इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो उस कॉस्ट प्राइस का क्या है 1/10 है। यानी मैं अगर साइकिल को बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस साइकिल के कॉस्ट प्राइस का 1/10। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस। तो बेटा ये ना बहुत आसान क्वेश्चन है ना। आइए मेरे को आपको बहुत बड़ा प्यार से समझाता हूं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, कॉस्ट प्राइस क्या ले लेना है, ₹x लेना है। कॉस्ट प्राइस क्या लेंगे अपन, x रुपीज। क्यों x ले रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, अननोन क्वांटिटी निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया x रुपी। अब हमको क्या दिया है इसमें, देखो गेन दिया है। तो गेन कितना दिया है भाई 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो 1/10 ऑफ के लिए हम क्या लगाएंगे, इनटू x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x/10। और आपकी सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 9449 रुपीज में। अब हम क्या करते हैं, ये आपका क्या है, ये गिवन पार्ट है। अब आप बताओ अगर सेलिंग प्राइस है और आपको गेन हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। सीधी सीधी बात है ना, यही तो हमने बचपन में पढ़ा है, क्लास 5th में, 6th में भी आपने पढ़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, इस वर्ड इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना है भाई अपना, ये हमारा 9449 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस क्या है x, करेक्ट, प्लस गेन कितना है हमारा x/10। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहां पे जो क्वेश्चन बन रहा है ना, ये एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है, याद रखना। अब हम इसको लीनियर इक्वेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, एकदम शॉर्टकट मेथड। पहले आप इस 10 का मल्टीप्लाई x से कर दीजिए। जब आप 10 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आएगा 10x, और उसमें इस x को ऐड कर दीजिए तो कितना बन जाएगा ये 11x, और अपॉन में आप क्या लगा दीजिए 10। दिस इज द सिंपल मेथड। 10 का मल्टीप्लाई x से करिए 10x,
10x में x को ऐड कर दीजिए, बन गया ये 11x/10 और यहाँ लगाइए 9449। ठीक, अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो बेटा ये है 9449 इक्वल्स टू 11x/10। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो भाई साहब यहाँ तो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इंटू 10 इक्वल टू 11 इंटू एक्स, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि यहाँ क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इस 11 को इधर ट्रांसफर करिए, तो ये हो जाएगा 9449 इंटू 10 बाय 11 इक्वल टू एक्स। अब अपन इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए 11 का टेबल में 1 टाइम्स में है, ये 8 टाइम्स में है, तो कितना हो गया 88। आप एक काम करिए, आप थोड़ा सा रफ भी कर लीजिए, रफ कर लेंगे तो कोई बुरा चीज़ नहीं है भाई। और मैं तो हमेशा प्रिफर करूंगा कि थोड़ा रफ करिए, टाइम दीजिए मैथ्स के लिए। तो 11 8 जा क्या हो गया 88, 14 में से 8 गया 6 कैंसिल आउट, ये हो गया 11 5 जा 55, ये हो गया 9, 11 9 जा 99। तो हमारा क्या आ गया बेटा, ये आ गया 859 इंटू 10। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x हो जाएगा ₹8590 और यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो देखो कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को निकाल लिया। शुरू में तो लग रहा होगा कि कितना टफ है, नहीं टफ नहीं है। और एक बात बताऊं, मैथ्स टफ नहीं होता है। मैथ्स में एक सेट रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उस पर आप चलो, आपका 100% आंसर आएगा। और प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। और एक बार बताऊँ, आपको मैथ्स से प्यार होना चाहिए, जैसे मुझे अपने मैथ्स से प्यार है। ठीक है, मुझे मैथ्स से प्यार है तब मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, प्यार होना चाहिए किसी चीज़ से। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि तो फटाफट करते हैं फटाफट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ सम ऑफ ₹12,000 इज लेंट आउट 5% PA सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 5 years। तो इस क्वेश्चन में ना हमको क्या दिया है कि प्रिंसिपल दिया है, कितना भाई 12,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है आपका 5%, और टाइम कितना दिया है 5 year। अपन को क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हम निकालेंगे SI, और SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। तो ये सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है। हाँ एक चीज बता रहा हूँ, सम में कंफ्यूज मत होना, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, टाइम कितना है आपका 5 years। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 100। अब हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए SI कितना आता है, तो दिस 2 0 कैंसिल आउट, कैंसिल आउट कर लीजिए, ये हो जाएगा 120 इंटू 25। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए अगर हम 25 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 5 जा 66, 12 2 जा 24 एंड 6 कितना हो गया 300। तो ये हो जाएगा 300 और यहाँ आप 0 लगा लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3,000 रुपीज़। अब हमको क्या निकालना है भाई, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, यानी जो प्रिंसिपल है उसमें सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए। तो प्रिंसिपल है 12,000 और SI आपका है ₹3,000। दोनों को ऐड करने पे जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा 15,000 रुपीज़। और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। ये तो बहुत हलवा पूरी क्वेश्चन है, बच्चे आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चलो तो समझ में आया। तो हमने इसमें दो चीज़ सीखा, क्या भाई, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हाँ, और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बार ग्राफ का है। और आपको बता दूं आज के सीरीज में मैं आपको 2 टाइप के बार ग्राफ करवाऊंगा। ये आपका सिंगल बार ग्राफ है और एक और मैं आपको करवाऊंगा जो डबल बार ग्राफ है। ठीक है, चलो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट डिस्कस। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th ऑफ स्कूल वोटेड फॉर देयर फेवरेट फ्रूट एज फॉलोज। यानी कि स्कूल में क्या हुआ, एक सर्वे हुआ और बच्चों से पूछा गया कि बताओ तुम लोग के कौन कौन से फेवरेट फ्रूट्स हैं। ठीक है, मेरा तो भाई पाइनएप्पल है, मैं पहले बता रहा हूँ मुझे बहुत पसंद है पाइनएप्पल। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि बच्चों को क्या पसंद है। तो ये देखो बनाना जो है कितने बच्चों को पसंद है, 30 स्टूडेंट्स को।
एप्पल 15 स्टूडेंट्स को, मैंगो 45 स्टूडेंट्स को, ग्रेप्स 40 स्टूडेंट्स को और ऑरेंज 20 स्टूडेंट्स को। और हमको इसके अकॉर्डिंग क्या ड्रॉ करना है, बार ग्राफ। और इसमें जो डेटा है वो एक सिंगल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट्स बताता हूँ बार ग्राफ ड्रॉ करने से पहले। सबसे पहले तो याद रखना बेटा, जब ग्राफ कभी भी ड्रॉ करो तो आपको ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, ग्राफ पेपर चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। और दूसरी चीज हमको हमेशा क्या यूज करने हैं, हमको सॉरी हमको पेंसिल यूज करना है। अगर पेंसिल नहीं है सॉरी, आप क्या यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। पहला तो ये याद रखना। हाँ, एक और चीज याद रखना, जब आपको कोई डेटा दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, स्केल डिसाइड करना है। दैट मीन्स हमको यूनिट डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये स्केल और यूनिट डिसाइड कैसे करते हैं, जरा मैं आपको कुछ हिंट बता देता हूँ, है ना। मैं इसके लिए एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ डिटेल बताऊंगा कि कैसे बार ग्राफ को हम यूनिट फाइंड आउट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी अब बता रहा हूँ कि जैसे स्केल और यूनिट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट डेटा है ना, और जो तुम्हारा ग्रेटेस्ट डेटा है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो बताओ स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है हमारा 15 है, और ग्रेटेस्ट आपका क्या है 45 है। तो याद रखना स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट ये आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इनके अकॉर्डिंग आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, स्केल। तो देखो ये जो 15 और 45 है ये क्या है, 0 से 100 के बीच में है। अगर 0 से 100 के बीच में है तो आप यूनिट जो लेंगे, जैसे वन स्मॉल यूनिट बता रहा हूँ, पहले एक स्मॉल की बता रहा हूँ, एक स्मॉल यूनिट क्या ले लेंगे, 1 लेके सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। और अगर हमको वहीं पे 1 बिग डिवीजन लेना होगा तो हम क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, करेक्ट। आप चाहें तो 1 के जगह पे क्या ले सकते हैं 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 20। तो ये मैं आपको रेंज बता रहा हूँ कि अगर डेटा 0 to 100 के बीच में तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर तुम्हारा डेटा 0 to 500 है, तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं, है ना, इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक चीज याद रखना, ये जो यूनिट्स होते हैं ना, ये आपके किस पे डिपेंड करते हैं, ये आपके स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट पे डिपेंड करते हैं, है ना, करेक्ट। और हाँ, यूनिट कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, और जैसे मैंने बताया कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो मैं इसमें सारे डिटेल दूंगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ 15 और 45 है, ठीक है, 15, 14, 45 है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्या स्केल ले लूंगा, मैं ये ले लूंगा 1 स्मॉल इक्वल्स टू 1 और 1 बिग ले लेंगे, यानी कि मेरा जो यूनिट होगा वो 1 स्मॉल होगा और 10 बिग ले लेंगे अपन। ठीक है, इसको हम लेके चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने क्या किया है ना, इस क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से देखो, क्या ना मैंने इसलिए ड्रॉ कर दिया पहले से कि जल्दी से ये क्वेश्चन हो जाएगा और आपको ईजिली समझ में आएगा। सबसे पहले याद रखना कि जैसे मैंने बताया कि आपको क्या होना चाहिए, ग्राफ पेपर होना चाहिए। तो आपके पास एक ग्राफ होना चाहिए, और सबसे पहले क्या करना है, मेरी बात को समझिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, जरा देख रहे हैं, और इसका नाम क्या देना है, x। ठीक है, और यहां आपको क्या ड्रॉ करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है जिसको हम लोग y एक्सिस बोलते हैं। ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। अब याद रखिएगा, along with x एक्सिस इसमें आपको क्या देना है, लेबल क्या करना है, नेम ऑफ फ्रूट्स, राइट। और along with y एक्सिस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, करेक्ट, याद रखना है इस चीज को। और हाँ, जब आप यहाँ पे x और y में मेंशन करते हैं तो आपको लेबल करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ क्या है, नेम ऑफ फ्रूट्स, और यहाँ क्या किया है मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसके बाद क्या करना है कि जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस पे आपको क्या लेना है, पूरे नंबर लेने हैं, स्केल लेने हैं। ठीक है, और जैसे मैं बता दूं यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, 1 स्मॉल यूनिट, ठीक है, मैंने क्या लिया है 0.5 लिया है, और 1 बिग यूनिट मैंने क्या लिया है 5 लिया है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये आपका 5, ये 10 है ना, याद रखिएगा। तो मैंने ऐसा लिया है, तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 क्या है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है बनाना कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 30।
तो मैंने क्या किया है, एक बार ड्रॉ किया है। अब इसके बारे में आपको एक चीज बता देता हूं जो आपको बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले याद रखना कि दो बार के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल गैप। कुछ कुछ पॉइंट्स आप बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। इक्वल गैप्स होना चाहिए फर्स्ट, यहां पे भी देखो इक्वल गैप्स है, ठीक। और दूसरी चीज याद रखना, ये जो विड्थ होती है, ये बार की, सॉरी जस्ट वेट, ये जो आपका ये है विड्थ है, ये सब में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां लिख दे रहा हूं आपको, ये जो विड्थ है ये आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हर जगह देखो यहां आपको विड्थ क्या होगा, सेम मिलेगा, राइट, करेक्ट। बट एक चीज ख्याल रखना, ये जो हाइट होता है, दिस इज कॉल्ड हाइट, ये हाइट आपका डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू द डेटा, ठीक है। तो कुछ इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए, जैसे बनाना में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30, तो यहां देखिए 30 में है। एप्पल कितने हैं, 15, तो ये आपका 15 है, ठीक है। मैंगो कितने हैं, 45, तो 45 है। और ग्रेप्स कितने हैं, 40। तो कुछ इस तरह से हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ कुछ जो पॉइंट्स बताया है उसको ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक फिगर है, जरा आप ध्यान से देखो, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले कलर चेंज कर लेता हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, इन दिस फिगर एक्स ए वाई पैरेलल टू बी सी। देख लो कहां है एक्स ए वाई, एक्स ए वाई, एक्स ए वाई नहीं, थोड़ा सा अपन को चेंज करना पड़ेगा, इसमें एक्स ए वाई नहीं होगा, डी ए वाई होगा। इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये इट शुड बी डी ए, कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा एरर, कोई बात नहीं, डी ए ई होगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये आपका डी ए ई है, करेक्ट। और ये किसके पैरेलल है, ये बी सी के पैरेलल है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, यानी ये दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, एंगल 2 65 डिग्री दिया है। तो मान लो ये दिया है आपका एंगल 2, दिस इज एंगल 2 65 डिग्री, हम इसको मान रहे हैं एंगल 2, करेक्ट। एंड एंगल 3 कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। तो ये जो एंगल सी है ये आपका एंगल 3 हो गया 45 डिग्री। तो हमको क्या क्या निकालना है, 4 5 1 निकालना है। तो 4 का मतलब हुआ ये आपको निकालना है, ये हो गया एंगल 4, ये हो गया एंगल 5 और ये निकालना है आपको एंगल 1। ये कैलकुलेट करना है, ये तो है क्वेश्चन में, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम इसको 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, पहले देखो हमको क्या कैलकुलेट करना है, एंगल 4, ठीक है। तो देखो कैसे एंगल 4 को कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे बेटा, ये डी ए ई, ठीक है, दिस डी ए ई इज पैरेलल टू बी सी, करेक्ट, अंडरस्टूड। ये बी सी यानी ये जो है, ये दो लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये जो ए बी है ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसवर्सल। तो वी कैन राइट दैट दिस ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, करेक्ट, ये ट्रांसवर्सल है। और अगर ट्रांसवर्सल है तो ये जो दो एंगल है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो लिखेंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हम लिखेंगे एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, दैट इज ए बी सी, करेक्ट, दिस ए बी सी के। तो अब आप देखिए डी ए बी आपका क्या है, डी ए बी ये आपका क्या है, x डिग्री है। तो वी कैन राइट हियर x डिग्री, और ए बी सी कितना है, 65 डिग्री है, करेक्ट। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, एंगल 4 निकाल लिया। तो ये हो गया देन एंगल 4 विच इज x डिग्री इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो ये हमने तो पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसी तरह, अब हमने 4 निकाल लिया, अब हम क्या निकालते हैं भाई, एंगल 5 निकालते हैं। तो एंगल 5 भी कुछ इसी तरह से निकल जाएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है।
अब खुद देखो यहां पे भी क्या होगा, ये जो DAE है BC के पैरेलल हो जाएगा, तो आई एम राइटिंग दैट DAE सेम, डोंट वरी, सेम जाएगा, DAE इज पैरेलल टू BC। और इस टाइम जो ये AC है ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। सो AC इज अ ट्रांसवर्सल। करेक्ट, धीरे धीरे करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं है। AC इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये जो y और 45 है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन राइट दैट सेम बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है एंगल EAC, ओके दिख रहा है ये EAC किसके बराबर हो जाएगा, ACB के, दैट इज ACB। देन ये हो जाएगा y डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं भाई कि एंगल 3 विच इज इक्वल्स टू y डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री। जस्ट वेट ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है, चलो आना भी चाहिए। ओके तो हमने अभी क्या निकाल लिया, y भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या निकालना है, ये एंगल 1 निकालना है, दिस, यानी हम 4 भी निकाल लिए 5 भी निकाल लिए, ठीक है, हम निकालना है। तो एंगल 3 नहीं, ये हो जाएगा आपका, दैट इज नॉट एंगल 3, मैं लेट मी करेक्ट, 5 हमको निकालना है। तो हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, जस्ट कि हाँ ये नहीं, एंगल 3 तो दिया ही हुआ, ये हो जाएगा एंगल 5। तो हमने 4 निकाल लिया 5 निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, एंगल 1। ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ये जो एंगल 1 है ये ट्राइंगल के क्या है, अंदर है, इनसाइड है। और आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब अगर हम 65 और 45 को ऐड कर दें और 180 से माइनस कर दें तो हमको एंगल 1 मिल जाएगा। तो हम एंगल 1 को कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, दैट इज 180 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3, करेक्ट है। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल 2 क्या है 65 डिग्री प्लस ये कितना है 45 डिग्री, देन ये हो जाएगा 180 माइनस 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 4 11, 1 12, 120। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो एंगल 1 कितना निकल गया आपका 60 डिग्री। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड दिस फिगर, हम लिख सकते हैं दैट भाई एंगल 4 कितना निकल गया आपका 65 डिग्री, करेक्ट। एंगल 5 कितना हमने कैलकुलेट किया, ये हो गया आपका 45 डिग्री, और एंगल 1 हमने क्या कैलकुलेट किया आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने इसको दो प्रॉपर्टी से सॉल्व किया, एक हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल व्हेन टू पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल, एंड हमने जो थर्ड कैलकुलेट किया है उसको एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखो चीजें अगर आपके दिमाग में हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो भाई, कोई बहुत बड़ा ओज नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, मैथ्स को समझो बनेगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, और ये जो क्वेश्चन है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, इस क्वेश्चन में एक भाई साहब है, ठीक है, राहुल, हो सकता है आप में से कोई राहुल होगा और राहुल देख भी रहा होगा, ठीक है। तो राहुल के पास कितने बैग्स हैं भाई, 3 बैग्स हैं, बाबा रे, और उनमें क्या है, सारे के सारे क्या हैं, फ्रूट्स हैं, और वो फ्रूट्स क्यों ले जा रहा है, सलाद बनाने के लिए। अब क्या है, उसके बाद 3 बैग है, पहला क्या है ए। तो इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, उसके बाद जो फर्स्ट बैग है उसमें कितने एप्पल्स हैं, 60 एप्पल्स 90 ऑरेंजेस, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं 60 एप्पल और 90 क्या है, ऑरेंजेस हैं, ओ फॉर ऑरेंज ए फॉर एप्पल। दूसरे बैग में अगर हम देखें यहां पे बी बैग, तो बी में कितने हैं 80 एप्पल्स, ठीक है, और 120 क्या है, ऑरेंज है, करेक्ट। और सी में क्या है, सी में देखेंगे तो 40 एप्पल्स हैं और 60 क्या है, ऑरेंजेस हैं। चलो ये देखो, अब हमको क्या करना है, हमारे पास 3 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है
रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंजेस इन बैग ए, यानी हमको इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, एप्पल टू ऑरेंजेस। तो बहुत आसान है, आप इसको लिखेंगे 60:90, और आपको पता है हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 60/90, 0 0 कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो कितना हो जाएगा 2:3। तो पहला आंसर हो गया आपका 2:3। दूसरे बोलता है रेशियो ऑफ एप्पल टू ऑरेंज इन बैग सी, तो सी में आपका निकाल लीजिए, तो सी का क्या हो जाएगा, दैट इज 40:60। अगर 40/60 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये कितना हो गया, इट इज ऑल्सो 2:3, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलता है, अब बोलता है अगर हम सबको मिक्स कर दें तो क्या उसका रेशियो होगा। तो क्या करेंगे, मिक्स का मतलब हम इनका टोटल निकाल लें और इनका टोटल निकाल लें, तो जब इनको टोटल करेंगे तो 0 6 और 8 कितना हो गया 14, और 14 और 4 कितना हो गया 180, तो 180 क्या हो गया एप्पल। ऑरेंजेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हो गया 0 9 to 11, 11 और 6 17, कैरी 1 270, ऑरेंज हो गए। तो अब हमको क्या करना है, इनका रेशियो कैलकुलेट करना है, तो 180:270। थोड़ा देख लेते हैं गलती तो नहीं है, नहीं है भाई, मेरे को तो नहीं लग रहा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका क्या, दैट इज 180/270, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया। आप 3 के टेबल से कट करेंगे तो 3 6 ज़ा 18, 3 9 3 ज़ा, और इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा और 3 3 ज़ा, ओके, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये भी कितना आंसर आ जाएगा 2:3, ठीक है। तो अगर हम पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि रेशियो हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 2:3 2:3 2:3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो करेक्ट, चलो मैं बस चेक कर रहा था सब सही है कि नहीं। तो अभी हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। अब हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाते पढ़ाते गला सूखने लगता है, और ऑनलाइन में तो ऐसा है कि आपको कंटिन्यू बोलना ही बोलना है ना। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एडिट ना करूँ, एक बार कंटिन्यू रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग करते रहो, फ्लो बने रहता है। ओके चलो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो अब मैं समझाता हूँ क्या बोलता है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ नंबर, व्हेन इट मल्टीप्लाइड बाय 4 द नंबर एक्सीड इटसेल्फ बाय 45, फाइंड द नंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक क्या है, एक नंबर है, उस नंबर को आप जब क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उसका प्रोडक्ट आता है वो एक ऐसे नंबर के बराबर होता है जिसमें अगर आप 45 जोड़ दें तो वो दोनों इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, हमने नंबर क्या ले लिया है भाई एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अपन को क्या करना है, उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ये x है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है 4x, ठीक है। चलो 4x बनता है, ये हो गया आपका 4x। अब क्या बोलता है, द सेम नंबर एक्सीड इटसेल्फ बाय 45, इसका मतलब हो गया जो नंबर है वो 45 से क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। 45 एक्सीड करेगा, तो हम लिखेंगे x प्लस 45, याद रखना एक्सीड में हमको प्लस लगाना पड़ता है। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 4x, हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा -x इक्वल टू 45, ठीक है। तो 4x माइनस एक्स कितना हो गया 3x इक्वल्स टू 45। अब आप देखो हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इक्वल टू 45। अब अपन क्या करना है ना, इस x को इधर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। x को नहीं, सॉरी, अपन इस 3 को ट्रांसफर करते हैं। तो अगर 3 को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 45/3, करेक्ट। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15।
तो जो हमारा x है वही हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन अगर हम चाहें तो उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। सॉल्व तो हमने कर लिया, हम चेक कर लेते हैं कि भाई आंसर सही कि नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्या है, 4x इक्वल्स टू x प्लस 45। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी x की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे भी x की वैल्यू रखते हैं। तो हो जाएगा 4 इंटू 15 इक्वल टू x प्लस 45। तो हम जब यहाँ x रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 45, करेक्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 इंटू 15 कितना हो गया, 60। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 60। दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS। अब आप यहाँ देखो, LHS और RHS दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं इसका मतलब हमारा जो ये आंसर है ना, ये 100% क्या है, करेक्ट है भाई। ठीक है, यानी कि इसका, इस क्वेश्चन को हम इस इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, करेक्ट है। चलो, बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, अरे ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन समझाता हूं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में आपने एक सोफा है, सोफा सेट है, उसको आपने 21,600 रुपए में बेच दिया। तो ये अपना क्या है भाई, सेलिंग प्राइस है, करेक्ट है, ओके। और जब 21,600 में आपने बेच दिया तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8%। तो आपको निकालना क्या है कि आपने उसको कितने में खरीदा है, सीपी फाइंड आउट करना है। तो देखो, जब ऐसा क्वेश्चन हो कि भाई हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है कितना, ₹21,600, करेक्ट। और आपका गेन परसेंट क्या है, द गेन परसेंट इज 8%। तो अपन को कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, आपको याद होगा, दैट इज 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये है फॉर्मूला, CP इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। अब अपन को क्या करना है भाई लोग, अपन को इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये CP इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 100 अपॉन दैट इज 100 प्लस गेन परसेंट कितना है हमारा, 8। तो हम यहाँ 8 लिखेंगे, इनटू सेलिंग प्राइस कितना है, 21,600। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ बातों का जरा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करिएगा। ऐसा ना मत करिए कि ये 100 और 100 कैंसिल आउट कर दीजिए, या ऐसे भी मत करिएगा कि जो 2 जीरो को यहाँ 2 जीरो को उड़ा दीजिए, गलत हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं दैट इज 100 अपॉन 108, ठीक है, करेक्ट, इंटू 21600। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, देखो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये हो गया 25। अब हम इसको क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 0 0। 9 के टेबल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 8 जा 72, 800। तो आंसर कितना आ रहा है, CP हो जाएगा इक्वल्स टू 25 इंटू 800। जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप 25 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो देखो बहुत आसान है, पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 5 जा 44, 8 2 जा 16 एंड 4 20। तो 200 तो ये हो गया, और यहां से आप 2 जीरो लगा लीजिए। तो आपका आंसर कितना हो गया, 20,000, करेक्ट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा इज 20,000 रुपीज। तो देखो बेटा, क्वेश्चन तो डायरेक्ट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलो, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलो, ये भी क्वेश्चन किसका है आपको पता है, ये है आपका
क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक बच्चा है, बच्चा तो नहीं बोलेंगे, एक इंसान है जिसका नाम क्या है, भोला। अरे भोलेनाथ भगवान की जय। एक भोला है ना, और वो क्या करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आप जानते होंगे, वहां से 6,000 रुपया क्या करता है, उधारी लेता है। तो जो पैसे हम उधारी लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। और वो कितने साल के लिए उधारी लेता है, 3 years and 8 month के लिए उधारी लेता है। ये टाइम हो गया। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12%। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज P इंटू R इंटू टी बाय 100। करेक्ट है भाई, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है, 6,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, देख सकते हैं आप। हाँ भाई, टाइम को देख लो, टाइम को तो थोड़ा समझना पड़ेगा। ये दिया है आपको 3 years and 8 month। तो जब मैं एक चीज बता दे रहा हूं, जब ऐसे क्वेश्चन हो बेटा, जैसे 3 year और 8 month दिया है, तो इसको हमको किस में चेंज करना है, ईयर में। तो उसका एक टेक्निक बताता हूं। हम क्या करेंगे, ये तो हो गया 3 year, ये जो मंथ है ना इसको ईयर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 8/12। हमेशा याद रखना, अगर मंथ है तो अपॉन 12 करके आप ले सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। अब क्या करना है, इस 12 का मल्टीप्लाई 3 से करिए, 36, और 36 में 8 को जोड़ दीजिए। वैसे भी कर सकते हैं, या आप इसको सिंपल से ऐसे करिए, इसको लिखिए 3 8/12। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो 4 2 जा और 4 3 जा, तो कितना हो गया, 3 2/3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 3 जा 9 और 9 2 कितना हो गया, 11/3। तो आप कुछ इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपको करना ही होगा। अगर आप ऐसे लाने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं आएगा आंसर। हमेशा याद रखना, आपको अगर ईयर और मंथ दिया है तो आपको उसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हो गया ये 11, और क्या करेंगे, जो 3 का है वो 100 के साथ मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखना है, 11/3। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया भाई साहब, और ये कैंसिल आउट करेगा तो कितना बच गया, 20। देन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, ये हो गया 20 इंटू 12 इंटू 11। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 240 इंटू 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 240 इंटू 11, तो ये हो गया 0 4 2, इसी तरह हो गया 0 4 2, ऐड करिए 0 4 6 2। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका ₹2640। अब क्वेश्चन में अपन को क्या करना है भाई, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई, दैट इज प्रिंसिपल आपका कितना है, 6,000 रुपीज, ठीक है। एसआई हमने क्या निकाला, 2640। आप इसे ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 8,640 रुपीज। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। क्लियर हो गया। तो देखो इसमें हमको ऑलरेडी हमने एक ऐसा क्वेश्चन कर चुका है हमने, है ना। तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने ये टाइम का हमने सीखा। टाइम को याद रखना, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। अगर बेटा क्वेश्चन में टाइम ईयर में दिया है तो नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मंथ में दिया है तो आपको उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, ईयर में। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मंथ जितना भी उसको 12 से डिवाइड कर दो। अगर डेज में दिया है तो जो भी डेज दिया है अपॉन में 365 लिख लीजिए, ईयर में चेंज हो जाएगा, राइट। और अगर वो अगर वो ईयर और मंथ दिया है तो जैसे मैंने यहां बताया है हमको वैसे सॉल्व करना है, ठीक है, करेक्ट। इसका मतलब हो जाएगा ईयर इक्वल्स टू मंथ बाय 12। ये टेक्निक से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इन बातों का जरा आप ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम में, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, दैट वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल field is 80 centimeter and the longest side is 100 centimeter. Find its cost at the rate of 250 per square centimeter. देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मैं पहले आपको बताता हूँ। डू यू नो फील्ड, फील्ड का मतलब होता है जमीन या खेत। तो इस क्वेश्चन में जो खेत है, जमीन है, वो किस शेप में है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में है।
तो अपन क्या करते हैं ना, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया आपका ए बी एंड सी। अब क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देखो थोड़ा ट्रिकी दिया है। इसमें बोलता है जो वन साइड है वो कितना दिया है 80 सेंटीमीटर, तो हम कोई वन साइड ले लेते हैं, दैट इज 80 सेंटीमीटर, करेक्ट। और इसमें एक चीज बोल रहा है लॉन्गेस्ट साइड 100 सेंटीमीटर। तो याद रखना जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये हमेशा याद रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं और जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चों को अगर ये नॉलेज नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, उल्टा सीधा कर देंगे। तो लॉन्गेस्ट साइड कितना है 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हमारा क्या है हाइपोटेनस है, तो ये क्या होगा आपका हो गया 100 सेंटीमीटर। अब देखो इस ट्राइंगल में 2 साइड दिए हैं, एक नहीं दिया है, तो हम इसको क्या मान लेंगे x, और हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ठीक है, मेरी बात समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये एक्चुअली याद रखना ये आपके 3 पार्ट्स में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ये 3 पार्ट का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में अपन क्या करेंगे, इस ए बी को फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। तो देखो हम सीधा लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, दैट इज h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो h क्या है आपका AC, तो हम लिखेंगे यहाँ AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है AB, तो हो गया AB स्क्वायर प्लस बेस क्या है BC स्क्वायर, राइट। तो AC की वैल्यू कितनी है भाई 100 स्क्वायर, AB क्या है हमको निकालना है दैट इज x स्क्वायर, BC कितना है भाई 80 स्क्वायर, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, हमको x स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये देखो ये जो है ये इस फॉर्म में है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी है जिसमें हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, करेक्ट, अंडरस्टूड। अब हम क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी 100 प्लस 80, जस्ट वेट ना, डू यू नो ना, मैं जानते हो ना जब मुझे स्ट्रेस होता है थोड़ा सा तो मैं क्या करने लगता हूँ, गाना गाने लगता हूँ। ओके मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम थोड़े मिस्टेक हो, बट तो हम लिखेंगे 100, जस्ट वेट वेयर इट इज, तो हो जाएगा 100 प्लस 80 इंटू 100 माइनस 80 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा, यहीं सॉल्व कर लेते हैं 180, ठीक है, इंटू 100 माइनस 80 करेंगे तो कितना आएगा 20 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और जब आप इसका रूट निकालेंगे, मैंने प्रीवियस भी वीडियो में बताया है, तो हो जाएगा रूट 3600 इक्वल्स टू एक्स, और ये कितना निकल जाएगा 60, तो x की वैल्यू आ गई 60, तो ये आपका निकल जाएगा 60 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब हमको क्या करना है, मेरी बात समझिएगा, अब इस क्वेश्चन में 60 तो निकल गया, अब हम इसका सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, हमको एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज ABC। अब याद रखो भाई एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा होगा, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट, एम आई राइट। अब देखो इसमें क्या है, ये हाफ तो एज इट इज है, अब बताओ इसमें बेस क्या होगा। अब एक चीज बता रहा हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो भाई साहब होंगे ना, ये क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। अब इसका हाइट क्या होगा, तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो हम बेस की जगह पे क्या लिखेंगे 80 सेंटीमीटर, और हाइट की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 60 सेंटीमीटर। अब ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, सॉरी सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 40, तो 40
इंटू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, तो 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस फील्ड का ये जो एरिया आएगा वो हो जाएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट है ना भाई? अब देखो एक क्वेश्चन में क्या बोलता है, अब इसमें रेट निकालना है। तो थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे ना, ये बोल रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो कितना रुपीज है, 250 रुपीज है। करेक्ट? तो हमारे पास टोटल कितना है, ये हमारा पास है 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2400 इंटू 250। मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 24 और 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा लेस स्पेस है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 2 5 2 जा 10 एंड 2 12। करेक्ट? इसी तरह क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, कैरी तो नहीं होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। करेक्ट? ऐड कर लो तो ये हो गया 0, 8 और 2 कितना हो गया 10, कैरी 1, 4 1 5 1 6, 600 हो गया। तो ये हो गया आपका करीब 600 रुपीज। ठीक है? और यहाँ पे 600 तो ये हो रहा है, यहाँ से 2 जीरो और 0 लगा लो तो ये हो गया 2 जीरो यहाँ से और ये है 0 से। तो आपका कितना आंसर हो गया, देखिए कितना रुपीज हो गया भाई, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 6 लाख रुपए। सीधा सीधा ध्यान से देख लो, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये हो गया 6 लाख रुपए। करेक्ट? अंडरस्टूड? तो देखो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इस ट्रायंगुलर फील्ड का परपेंडिकुलर। ठीक है? जो हमारा क्या बन जाता है, हाइट भी बन जाता है। फिर हमने एरिया कैलकुलेट किया और रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, धीरे धीरे करेंगे तो आपसे बनेगा। ठीक है? कोई डाउट हैगा तो बताना मुझे। चलो, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश कर लिया। अब हम चलते हैं सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलो, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एक क्या है, बार ग्राफ क्वेश्चन है। और जैसे मैंने बताया था कि क्लास 7 में 2 टाइप्स के ग्राफ हैं, एक है सिंगल बार ग्राफ और एक है डबल बार ग्राफ। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो द क्वेश्चन इज consider the data showing the average daily hours of sunshine in 2 cities, Aberdeen and Margate for 6 months of the year। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, बोल रहा है कि 2 सिटी हैं, है ना, 2 सिटी हैं और दोनों सिटी में क्या कैलकुलेट किया गया है कि 6 महीना में, 6 मंथ में जो आपका सूरज निकल रहा है, सनशाइन निकल रहा है ना, वो कितने घंटे का है। तो यहां देखो, यहां पे क्या दिया है, यहां दिया है मंथ्स, कहां से कहां तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एंड जून। और यहां 2 सिटीज हैं, दोनों सिटीज का क्या दिया है, आवर दिया है। तो जनवरी में 2, ये 1 1/2, फरवरी में क्या दिया है 3 1/4 3, मार्च में 4 3 1/2, अप्रैल में 4 1/2 6, मई में 7 3/4 एंड 5 1/2 और जून में 8 और 6 1/2। ये आवर्स दिए हैं। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं एक बात बता दूं, इसमें क्या है, डबल डेटा है। अगर डबल डेटा है तो हमको डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हमको कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूं। तो सबसे पहले देखो, ये जो डेटा दिया है ना, ध्यान से देखो, ये जो डेटा दिया है, जैसे यहाँ दिया है 3 1/4, यहाँ 1 1/2 दिया है, जरा ध्यान से देखो, ये देखो, ये दिया है, ये दिया है, यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। हम क्या करेंगे ना, इसको अपन चेंज करेंगे किस में, हम इसको चेंज करेंगे डेसिमल में, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 3.25, ये हो जाएगा 1.5, 3.5, 4.5, 5.5, 7.75 एंड 6.5। हम इसको चेंज करेंगे, ऐसे चेंज करना पड़ेगा पहले, राइट। अच्छा, अब मैंने जैसे बताया था प्रीवियस ही क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए भाई, ग्राफ पेपर चाहिए, ठीक है, ग्राफ ले लिए। और हमको क्या यूज करना है भाई, पेंसिल या हम ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, करेक्ट है, स्केल यूज करना है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बताया था कि हमको क्या लेना है, एक ऐसा स्केल लेना है
जिसमें हम इजी क्या कर सकेंगे, हम इसको इजी ड्रॉ कर सकेंगे। तो जरा अगर हम इस डेटा को देखते हैं तो सबसे कन्वीनियंट तो क्या है कि हम क्या लेते हैं, 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 आर ले लेते हैं। ठीक है, ये सब तो आर है तो 1 आर ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा डाटा है तो हम क्या ले लेंगे, 1 से 10 के बीच में 1 ले लेंगे, हम 1 बिग 1 आर ले लेंगे। ठीक है, तो याद रखना इसमें हम जो यूनिट लेंगे ये दोनों के लिए क्या होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए। ऐसा यूनिट नहीं लेना है कि एक के लिए कन्वीनियंट रहे और दूसरे के लिए ना हो। हमको ऐसा यूनिट चूज करना पड़ेगा जो दोनों के लिए कन्वीनियंट हो, राइट, बहुत इजी हो जाए जिससे हम ड्रॉ कर सकें और ये सारे डेटा उस पर आ जाए। तो हमने क्या ले लिया है, 1 आर ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो देखो मैंने पहले बताया कि मैंने आपको इसको पहले ही ड्रॉ करके रखा है, तो फिर से बता देता हूं। जब आपको ग्राफ मिलेगा तो सबसे पहले क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है और इसको डिनोट करना है एक्स से। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है जिसको हम लोग क्या करना है, वाई से डिनोट करना है, पहला चीज। ठीक है, अब एक चीज बता रहा हूं, हमको क्या करना है, हमको इसमें 2 सिटीज का डेटा रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखो कि सबसे पहले तो हमको एक्स एक्सिस पे क्या करना है, मंथ्स लेने हैं। तो मैंने क्या लिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, करेक्ट है। और वाई एक्सिस पे क्या लेना है, मेरे को आवर लिया है मैंने। ठीक है, ये सब क्या है, आवर्स हैं। ठीक है, ये आवर्स हैं, करेक्ट, अंडरस्टूड। अब हम क्या करते हैं, ये आपका आवर्स हो गया और मैंने बताया था क्या लिया है मैंने, यूनिट क्या लिया है मैंने, 1 बिग इक्वल्स टू 1 आर लिया है। तो यहां देखो ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब आप देखो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, ठीक है, हमने क्या ड्रॉ किया है, बार ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, और इसमें याद रखना, इसमें अगर आप देखेंगे एक ब्लू है और एक दूसरा क्या है, ऑरेंज कलर है। तो ब्लू क्या है, ये फर्स्ट सिटी के लिए है, ऑरेंज दूसरे के लिए है, मार्केट के लिए है। तो दोनों को हमको रिप्रेजेंट करना है। और याद रखना इन 2 बार ग्राफ के बीच में, 2 बार के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना। लेकिन 2 के बीच में इक्वल गैप होना चाहिए, दिस इज इक्वल गैप। इस चीज को आपको ध्यान रखना है ना, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, बट 2 के बीच में, 2 मंथ के बीच में गैप होना चाहिए, इक्वल गैप, हर जगह इक्वल गैप लेना है। ठीक है, करेक्ट। तो ये आपका जनवरी का रिप्रेजेंट कर रहा है और बोथ सिटी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। और मैंने जैसे बताया था, जैसे एब्रडीन का है तो कितना है आपका 2 और ये है 1.5। फरवरी का आप देख लीजिए, ये है 3.25 और ये है आपका क्या है 3। ये आपका क्या है, मार्च है, तो मार्च का 4 है और इसका 3.5। ठीक है, अप्रैल में अगर हम जाते हैं तो ये है 4.5 और ये क्या है 6। मई में जाएंगे तो ये है आपका 7.75 और मई का क्या है आपका 5.5। इसी तरह जून में अगर आप जाएंगे तो 8 और ये क्या है आपका 6.5। तो कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसको पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, तो एक चीज को ध्यान में रखिएगा, जब हम डबल बार ग्राफ करते हैं तो डबल बार ग्राफ में जो हम यूनिट्स लेंगे दोनों के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और कन्वीनियंट होना चाहिए। और उसका रेंज किस पे डिपेंड करता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट पे। दूसरी चीज याद रखना, आपको दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना है तो दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, करेक्ट, यहां कोई गैप नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट। तो कुछ इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फाइनली अभी आज हमने टोटल कितने क्वेश्चंस कर लिए, 12 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अभी हमको 2 क्वेश्चन और करने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर का है, ये डेटा हैंडलिंग का है और आपने पढ़ा है मीन मीडियन मोड। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, जैसे पार्ट 2 में, पार्ट 3 में हमने मीन और मीडियन ही कैलकुलेट किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपके लिए क्या सॉल्व करने जा रहा हूं, मोड। ठीक है, मैं आपके लिए मोड सॉल्व करने जा रहा हूं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास जो डेटा है
है ना। इस डेटा में पहला याद रखना कि ये जो मार्क्स हैं ये है आपका क्या है, xi है, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज fi। याद रखना ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट। अब क्या है, ध्यान से देखो, इसमें आप डेटा देखो, ये xi को देखो आप, क्या ये अरेंज है, पहले देखो क्या अरेंज है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज है, तो देख लेते हैं। यहाँ 17 है, ये 20 है, ये 22 है, 25 है, 15 है और ये 30 है, तो ये अरेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ 17 और 20 आ गया, 22 25 ठीक है ना, लेकिन यहाँ क्या आ गया 15, तो ये अरेंज नहीं है। और एक चीज याद रखना बच्चों, अगर ये अरेंज नहीं है तो आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब 15 को आपको पहले ले जाना पड़ेगा, राइट, 15 को आपको पहले ले जाना पड़ेगा और 17 को आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। यानी 15 पहले आएगा यहाँ पे, फिर 17, फिर 20, फिर 22, 25, देन 30। तो हम पहले इसको अरेंज करेंगे, पहला चीज याद रखना। और जब आप क्या करेंगे ना, जब आप xi को अरेंज करेंगे तो fi ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो जैसे मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है, तो देखो मैंने क्या किया है, ऑलरेडी अरेंज कर दिया। तो ये देखो 15, 17, 20, 22, 25 एंड 30, तो मैंने ये अरेंज किया। तो सबसे पहले मैंने क्या अरेंज किया, xi, और जब आप xi अरेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या अरेंज हो जाता है, fi। ये याद रखना, ऐसा मत करना कि xi को अरेंज कर लिया और fi को छोड़ दिए, xi के साथ fi को भी आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। अब देखो इसके बाद हमको एक क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है, और इस टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन बेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबा हो सकता है वीडियो, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हमने 4 कॉलम्स बनाया। तो पहला कॉलम्स किसका है, xi का, सेकंड किसका है, fi का, थर्ड क्या होगा, cf, और cf आपने पढ़ा है मीडियन में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फोर्थ में क्या होगा, fi इंटू xi, ये आपने मीन में पढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि हमको मोड निकालने के लिए, याद रखना, हमको मोड निकालने के लिए मीन भी चाहिए और मीडियन भी चाहिए, करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो देखो क्या करना है, ये तो आपका अरेंज है, देखिए 15, 17, 20, 22, 25, 30, और ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट fi है 2, 5, 10, 12, 8 एंड 4। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इस कॉलम को फिलअप करना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में मैंने बताया था, जो फर्स्ट होगा वो तो एज इट इज होगा 2। अब क्या करेंगे, इस 2 में इस 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7, 7 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा, 17, 17 में 12 ऐड करेंगे कितना आएगा, 29, 29 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 37, यस, और 37 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 41, ठीक है, करेक्ट है। फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम इसको सम निकालेंगे। तो जब इसका सम होगा तो सिग्मा क्या हो जाएगा, fi। तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो 2, 5, 7, 7, 10, 17, 17, 12, 29, 29, 8, 37, 37 प्लस 41, तो ये हो गया 41। और याद रखना ये जो 41 होगा यही किसकी वैल्यू होगी, n की। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n 41 हो जाएगा। और एक चीज मैंने आपको बता दे रहा हूं, यहां जो 41 आएगा और यहां जो 41 होगा दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहां पे डिफरेंट है तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन गलत है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, fi इंटू xi, fi इंटू xi निकालना है। तो बताओ अगर 15 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 लिख लीजिए। 17 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 7 जा 35, ठीक है, कैरी 1 गया, 5 3 जा 8 प्लस 8 तो 85। 10 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 200। इसी तरह 22 और 12 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 22 इंटू 12, तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 264, तो ये हो गया 264, ठीक है। 25 8 जा तो 25 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 100, और 8 टाइम्स करेंगे तो 200, तो ये हो गया 200 अगेन। और फिर आप 30 इंटू 4 कर लीजिए, दिस 30 इंटू 4
3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 120। अब क्या करना है, इस कॉलम का हम क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। ठीक है, हम क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9, तो ये हो गया 9, करेक्ट। ये हो गया 3 8 11 0 11 11 6 17 17 और 2 19, तो कैरी 1, तो 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8, तो 899 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका सम ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये टेबल बनेगा। ठीक है, तो ये में इस पार्ट में हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो डेटा अरेंज करना है, फिर हमको क्या निकालना है, कुछ इस तरह से टेबल बनाना है जिसमें 4 कॉलम होंगे, एक्स आई एफ आई, फिर हमको क्या निकालना है, सी एफ, फिर हमको क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, करेक्ट। यहाँ आपका जो सम आया है, अब देखो यहाँ जो सम आया वो कितना आया है, 41। ठीक है, अब हम इसी को लेके चलेंगे। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन में भाई जो n है वो कितना आया है, 41। तो ये जो 41 है वो क्या है, ऑड है, करेक्ट। 41 ऑड है, याद रखना। अब क्या करना है, हमको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले मीडियन निकालना है। सबसे पहले हम मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है बच्चों, जो मीडियन निकालना है ना, जो मीडियन हमको कैलकुलेट करना है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, ये n पे। तो ये जो n है वो क्या है, ऑड है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। कुछ याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 41+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। जब हम सॉल्व करते हैं तो 41+1 कितना हो गया, 42/2 ऑब्जर्वेशन। और जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 21st ऑब्जर्वेशन। अब ये 21st जो ऑब्जर्वेशन है, आपको पता है कहां से देखते हैं, CF कॉलम से देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं CF से कितना आ रहा है। तो देखो CF में 21 कहाँ आ रहा है, तो 21 तो सीधा सीधा भाई यहाँ पे आएगा, है ना, क्योंकि इसमें हो जाएगा आपका 18 से लेकर 29 तक, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 22। तो मीडियन कितना हो गया, 22। इस चीज को मैंने पहले भी बताया, ध्यान में रखना कि जो मीडियन निकालेंगे, जैसे आया वो 21st ऑब्जर्वेशन है, तो 21st ऑब्जर्वेशन हमेशा किस में से निकालेंगे, CF कॉलम से। तो यहाँ 21 कहाँ आ रहा है, यहाँ आएगा, क्योंकि 17 तक तो 17 तक है, इसमें क्या है 18 से लेकर 29 है, तो 18 से 29 में 21 आता है ना, यहाँ पे 21 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 22, करेक्ट। तो हम 22 लिखेंगे। तो आगे चलते हैं, तो ये हो गया आपका 22, तो मीडियन हो गया आपका 22। अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को निकालना है मीन। तो मीन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, देख लो जरा। ठीक है, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई है 899, तो ये हो गया आपका 899, करेक्ट। और सिग्मा एफ आई कितना है, 41। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो चलिए लेट्स डिवाइड इट। तो ये हो गया 899 डिवाइडेड बाय 41। टाइम लगेगा, याद रखना। तो 41 2 जा कितना हो जाएगा, 82। ये हो गया 82, 9 में से 2 गया 7, कैंसिल आउट, यहाँ हो गया 9। फिर कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा, 41 1 जा 41, 9 में से 1 गया 8, 7 4 गया 3। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाते हैं, फिर 0। अभी कितने टाइम्स में जाएगा देखते हैं। तो अगर 41 को अपन 5 से करते हैं, तो 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 205 नहीं। चलो अपन इसको कोशिश करते हैं 8 टाइम से, शायद चला जाए। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 328। ट्राई कर ले 9 टाइम्स में, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 369। तो ये 9 टाइम्स में जा रहा है, तो ये हो जाएगा 369। तो 10 में से 9 गया 1। देखो इतना दिमाग लगाना पड़ता है ना। 10 - 9 कितना हो गया 1, 7 में से 6 गया कितना बचा 1, कैंसिल आउट।
तो 21, हम चाहें तो और इसको एक बार और ले सकते हैं, एक बार और देखते हैं और कितने टाइम्स में जाता है। तो मुझे तो लगता है 41 3 टाइम्स में जाएगा, देखते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 123 नहीं जाएगा, तो 2 टाइम्स में जाएगा। 2 टाइम्स में 82 ले लेते हैं, अब इसके ज़्यादा आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 10 में से 2 गया तो 8, और 10 में से 8 गया तो 28, ओनली 21.92 ले लेते हैं, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक। तो ये हो जाएगा 21.92, तो इसका मीन हो गया 21.92। अब देखो, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, मैं थोड़ा सा ये रफ कर देता हूँ तो मेरे को थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, है ना। वी नीड ए स्पेस माय डियर। जस्ट वेट। ओके, अब हमने मीडियन कैलकुलेट किया, मीन कैलकुलेट किया, समझ में आया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, मोड। और मोड कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। सीधी सीधी सी बात है भाई, यानी मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो चलो कर लेते हैं। तो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 इंटू मीडियन कितना है 22, करेक्ट, माइनस 2 इंटू 21.92, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 66, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 21.92 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, और 2 2 जा 4, 43.84। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, 2 2 जा 4, 43.84, तो 43.84। और अब हम क्या करेंगे, 66 में से इन भाई साहब को माइनस कर देंगे। आपको माइनस करने आता होगा, 43.84 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 5, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गया 2, और 6 में से 4 गया 2, 22.16, तो हो जाएगा आपका 22.16, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया, फिर से मैं आपको रिकॉल कर देता हूं यार। सबसे पहले तो जो डेटा है उसको क्या करना है, चेक करना है कि वो अरेंज है कि नहीं है। अगर ये अरेंज नहीं है तो हमको अरेंज करना पड़ेगा, और जब आप xi अरेंज करेंगे तो fi ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, दोनों को रीअरेंज करना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमको एक टेबल बनाना है जिसमें xi, fi, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी cf बनाएंगे और fi इंटू xi निकालेंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना, यहाँ का जो सम होगा और इसका लास्ट एकदम मैच होना चाहिए, ध्यान रखना है। फिर हम इसका क्या निकालेंगे, सम। अगर n की वैल्यू क्या है, ऑड है, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। अगर n की वैल्यू मीडियन इवन है तो अलग फॉर्मूला लगेगा। हम इसका भी सम निकालेंगे। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मीडियन। ये जो मीडियन है किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में। अगर ऑड है तो ये फॉर्मूला, इवन है तो दूसरा फॉर्मूला। फिर हम मीन कैलकुलेट करेंगे। जब हमको मीडियन और मीन मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन टाइम लेता है, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और पता है ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो देखिए, आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं तो कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, है ना। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इन दिस फिगर दिस PA परपेंडिकुलर ऑन AB। तो ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, PA है, दिस इज PA, और ये PA इस AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये PA और AB इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो ये 90 है। इसी तरह QB परपेंडिकुलर ऑन AB, इसी तरह सेम तरीके से ये QB इस AB को इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां 90 डिग्री बना रहा है, करेक्ट। ओके, ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, PA इज इक्वल्स टू QB, दैट मीन्स ये PA और QB का लेंथ क्या है, सेम है। अब हमको प्रूफ करना है दैट
this triangle OAP congruent to OBQ and is OA is equals to OB। यानी कि हमको प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और हमको प्रूव करना है कि ये दोनों साइड, ठीक है, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ, कलर चेंज कर लूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, लिखना है इन ट्राइंगल OAP, करेक्ट, एंड ट्राइंगल OBQ। अब ध्यान से देखो क्या है, सबसे पहले देखो ये 90 है और ये 90, तो दोनों 90 है, करेक्ट, दोनों 90 है। तो दोनों अगर 90 है तो एंगल से दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये इक्वल होंगे 90 से। लेकिन क्यों हो गए 90 से, क्योंकि क्या है, वो परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें ये जो PA होगा और ये जो BQ होगा, ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जिसमें जो AB है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। और ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये 90 और ये 90 किससे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो पहले हम लिखेंगे दिस एंगल OAP या PAO, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैं ले लेता हूं एंगल PAO इज इक्वल टू QBO, दैट इज QBO, करेक्ट। और इसका रीजन क्या होगा, ये हो जाएगा बोथ 90, किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, याद रखना, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसका रीजन क्यों होगा, सीधी सी बात है कि यहां पे जो PA है, दिस PA इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, QB, करेक्ट। और वहां पे ये जो AB है ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोथ आर इक्वल। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, PA किसके बराबर दिया हुआ है भाई, QB के बराबर दिया हुआ है, इट इज गिवन। तो यहां पे हम लिखेंगे गिवन, करेक्ट है, ओके। अब देखो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये दोनों साइड बराबर हो गए। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो एंगल बन रहा है और यहां पे जो एंगल बन रहा है, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहां जो एंगल है APO, दैट इज APO इक्वल टू हो जाएगा आपका BQO के बराबर, दैट इज BQO के बराबर हो जाएगा। याद रखना, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम लिखेंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसका रीजन क्या होगा, रीजन बता देता हूं, फिर वही हो जाएगा। ये जो PA है, ध्यान से देखना फिगर में, ये किसके पैरेलल हो जाएगा, BQ के या QB के। और इस टाइम ये जो POQ है, ये जो PQ है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। और अगर ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब यहां देखो, ये भाई साहब क्या है, ये एंगल है, ये साइड है, एंगल है। तो हम लिख सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से हम लिख सकते हैं दैट दिस OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBQ, करेक्ट। यानी ये दो ट्राइंगल किससे प्रूफ हो जाएंगे, एंगल साइड एंगल से। और आपको पता है, अगर ये दो ट्राइंगल बच्चों, अगर ये दो ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिख सकते हैं दैट बाय CPCT। CPCT का मतलब समझ में आता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं दैट दिस OA इज इक्वल्स टू OB। इसका मतलब हुआ, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला साइड और ये साइड क्या हो जाएंगे,
ये इक्वल हो जाएंगे, ये इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज बता दूं, अगर आप क्लास 9th में जाते हैं तो एक और आप कंडीशन पढ़ेंगे, दैट इज एंगल एंगल साइड। इस क्वेश्चन को हम एंगल एंगल साइड से भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बता देता हूं, यहां पे सिर्फ बता दे रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएंगे, ये 90 और ये 90 अल्टरनेट से बराबर हो जाएंगे, ये साइड और ये साइड गिवन दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड से ये प्रूफ हो जाएगा और सीपीसीटी से आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कर लिया क्लास 7th का कंप्लीट सीरीज। और मैंने क्लास 7th के कंप्लीट सीरीज में क्या करवाया, मैंने ये करवाया कि मैंने प्रीवियस ईयर लास्ट 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस किए, और सिर्फ हमने सॉल्व नहीं किया, हमने आपके साथ क्या किया, हमने कंसेप्ट भी क्लियर किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने पूरा ये PYQ डिस्कशन कंप्लीट किया हुआ। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन चारों वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा पढ़िए और अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, और ये उन बच्चों तक पहुँचना चाहिए जिनको रियली इस चीज़ की नीड है, जो बड़े बड़े कोचिंग नहीं जा सकते, ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक ये पहुँचे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन सबको मिले। ठीक है, चलिए, तो फिर इसी विश्वास के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए क्लास 6th का सीरीज, जिसमें फिर से मैं सॉल्व करूंगा आपके साथ लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक मैंने 8th और 7th का कर लिया है। अब मैं अपने छोटे बच्चों के लिए लेके आने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय एंड टेक केयर।